तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम लोग फाइनली हाईली रिक्वेस्टेड चैप्टर सर कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक पढ़ा दो, पहले ये वाला करा दो, पहले वाला। इसको मैं बचा के रख रहा था। मैं कहा यार तमीज से जब साल शुरू करेंगे तो उसमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे इस चैप्टर को। ये चैप्टर के पीछे बस मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मतलब इसको स्कूल में क्या ऐसे पढ़ाते हैं जैसे केमिस्ट्री है, बस रटो खत्म करो, चलो आगे बढ़ो, 10वीं पास करके निकल जाना बाहर। मतलब एक वो होता है ना कि फील करा दें इम्पोर्टेंस क्या है यार इसका, मतलब मजा ही आ जाए। तो वो चीज़ तो मैंने भी अपने टाइम पे मैं वैसे नहीं पढ़ पाया था। लेकिन देखो यहाँ पे ये है कि इस चैप्टर में कोई खास एक्सपेरिमेंट वगैरह है नहीं जो मैं आपको दिखाऊं। लेकिन हाँ ये है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ये चीज़ महसूस करा दूंगा। ठीक है, तो आ जाओ जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखो चैप्टर में सबसे पहली चीज है हमारे पास कार्बन शब्द से ही शुरू कर रहे हैं। तो कार्बन शब्द आया कहां से? तो कार्बन माने 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 कोयला। कार्बन मतलब बोले कोयला। देखो पहले चैप्टर में याद करो, कोयले के दहन की अभिक्रिया लिखी थी आपने। तो कोयले के दहन की अभिक्रिया क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? उससे CO2 बनती है और ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा उसमें से निकलती है। तो ये लिखी थी आपने। तो कार्बन असल कोयले में है क्या चीज? कार्बन है, सिंपल सी बात है। तो वही लैटिन भाषा में जो कार्बो वर्ड है वो कोयले से ही आता है, कोल से। और कार्बो से ही हमने वर्ड लिया है कार्बन दुनिया भर में। अरे बात वही है ना, अंग्रेजों का ही चल रहा था पिछले 200 सालों में, जो भी राज चल रहा था पूरी दुनिया में। ठीक है, तो वो अंग्रेज अमेरिका के थे या जहाँ भी रिसर्च डेवलपमेंट हुई, या अगर मान लो हमारे यहाँ जो अंग्रेज आए थे वो ब्रिटेन के थे, यूरोप वाले थे, फ्रेंच वाले चल रहे थे। तो उन्हीं के चल रहा है सब कुछ, लैटिन लैटिन लैटिन, जहाँ पढ़ोगे लैटिन भाषा लैटिन भाषा लैटिन भाषा। क्लियर हुई ये बात आपको? तो कार्बन यहां से आ गया। फिर सिंपल सी एक बेसिक सी बात आपने पहले चैप्टर में याद किया ही है कि इसका प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है, C, और इसका परमाणु संख्या होती है 6। संयोजकता मैं आप ही से पूछ लेता हूं, भाई बता दो यार, आप ही मेरे को बता दो। क्वेश्चन मार्क को हटा रहा हूं मैं यहाँ पे। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? बोलो बोलो बोलो। कितने नंबर पे आ रहा है? 6। पहले कोश में इसके कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। दूसरे कोश में कितने जाएंगे? 4। तो मैं चलो बना के दिखाता हूं यार, इसमें भी क्या बात है। ये है हमारा मान लो कार्बन का एक परमाणु, और ये उसके मैंने 2 कोश बना दिए, क्योंकि 2 ही बन सकते हैं यहाँ पे। अब मान लो पहले कोश में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में कितने आ सकते हैं बताओ, जल्दी बोलो। ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं मेरे को तो ये बताओ। तो आप बोल रहे हो ज्यादा से ज्यादा 8 आ सकते हैं। किसके? बोर के नियम के हिसाब से। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं 9th के भी वीडियोस बनाऊंगा, है ना, मतलब बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 8। लेकिन यहां पर केवल कितने आ सकते हैं? 4। क्यों? क्योंकि कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास कार्बन के लिए? कुल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 है। तो पहले 2 यहां आ गए, 4 यहां आ गए, बात खत्म। ठीक है, अब जब 4 यहां आ गए तो अब ये क्या चाहेगा कार्बन? ये किसी उत्कृष्ट गैस का विन्यास हासिल करना चाहता है। क्या करना चाहता है? उत्कृष्ट गैस। तो ये क्या चाह रहा है? उत्कृष्ट गैस का विन्यास हासिल करना। इसका मतलब क्या है कि आखिरी वाला जो भी कक्षा है, जो भी ऑर्बिट है, जो भी कक्ष है, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हुआ होना चाहिए, बात खत्म। तो दूसरे कक्ष में असल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। ज्यादा इतने ही हो सकते हैं, पूरे भरे हुए होने चाहिए। लेकिन इसके पास तो 4 ही हैं, तो उसके लिए ये क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के आ सकता है। अब 4 इलेक्ट्रॉन ला नहीं सकता अगर मान लो एक बार के लिए, तो दूसरी चीज ये क्या कर सकता है कि ये चारों अपने जो इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर वाले ऑर्बिट में, अगर मान लो उनको ये बाहर निकाल दे, 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये बाहर निकाल दे, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा? इस तरह से। इसके पास केवल और केवल पहला वाला ही कोश बचेगा जिसमें कि आखिरी कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो भी इसका काम सॉल्व हो जाएगा ना। शर्त क्या थी? आखिरी वाले में कितने बचने चाहिए? पूरे भरे हुए होने चाहिए। तो इसमें तो 2 ही आ सकते हैं, 2 भरे हुए हैं तो खुश हो जाएगा। लेकिन ऐसा वैसे होता नहीं है। लेकिन मैं आपको अभी बस ये कहना चाह रहा हूं कि संयोजकता कितनी है? 4। कितने इसके पास में संयोजक इलेक्ट्रॉन है? 4। यहां तो 4 लेगा या 4 देगा, सिंपल सी बात है कि नहीं? तो बस आप तो पहले तो लिखो कि संयोजकता 4 है। ये चीज क्या है इस पे अपन वापस आएंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यार कार्बन बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। कैसे? देखो मैं साबित करता हूं ये आपको कि है ना, पृथ्वी पे कार्बन बहुत कम है। मतलब अगर हम सारे तत्वों की तुलना करें तो कार्बन बहुत कम है, लेकिन हम कह रहे हैं फिर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा क्यों जरूरी है इतना भाई? तो मैं चलो आपको बताता हूं। तो देखो कार्बन जो है ना, 2 जगह इसको देख रहे हैं अपन। पहला पृथ्वी की भूपटल में, और दूसरा है हमारे पास में
वायुमंडल में। तो आप सोच रहे होगे यार ये भूपटल क्या लिखा है आपने, तो मैं, अरे डरना नहीं यार, आप टेंशन बहुत लेते हो आप लोग। इसको बस आप देखो ऐसे लिखो, ये है हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह। क्या है? और अगर आप अंग्रेजी में समझो तो ये है हमारी पृथ्वी की क्रस्ट, है ना, क्रस्ट ऑफ अर्थ, सबसे ऊपर वाली लेयर। अब इसके लिए बोल दिया, और दूसरा हमने बोल दिया वायुमंडल। अब भूपटल में कितना है कार्बन, देखो देखो, चलो देखो, आपका मैं दिल खुश कर दिया देता हूं। अभी कितना है कार्बन, अगर सारे तत्वों को देखें तो केवल 0.02%। वाह 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 वाह, तालियां तालियां तालियां। बोले सर मजाक कर रहे हो, इतने कम वाले को क्यों पढ़ा रहे हो? अभी बताएंगे यार, टेंशन मत लो। वायुमंडल में कितना है वो देख लो। तो वायुमंडल में है हमारे पास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, अरे बहुत ज्यादा, बस 0.03। क्या मजाक चल रहा है भाई? एक तरफ हमारे पास नाइट्रोजन गैस है हमारी N2, नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट है? लगभग 78%। किताब में चैप्टर नहीं दिया इसके लिए, बोल देते नाइट्रोजन एवं उसके यौगिक, एक चैप्टर बना देते ना ऊपर से। इतनी ज्यादा है तो जरूरी होनी चाहिए, नहीं दिया चैप्टर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? पहले आप ये बात क्लियर कर लो, ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, आगे क्या काम आएगा। अगर मैं अपनी जिंदगी साइंस पढ़ना चाहूँ आगे और ज्यादा, तो क्या स्कोप है, ये चीज बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो देखो इतना कम है ये पृथ्वी में विद्यमान, मतलब पृथ्वी पे वायुमंडल में और पृथ्वी की सतह में, फिर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो कैसे, मैं अभी साबित करता हूं कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर हम कह रहे हैं कि इसमें 0.02%। अब ये किस चीज में है? जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं यहां पर कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट लिखा मैंने। एक और मान लो मैं शब्द लिख रहा हूं हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके अलावा मैं एक और लिख देता हूं जीवाश्म ईंधन, या आपको चाहिए तो इसको फिर आप ऐसे समझ लो कोयला पेट्रोल, कोयला या पेट्रोल लिख देता हूं इस तरह से। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पैराफिन हो गया, केरोसिन हो गया, ये चीजें। तो अब ये क्या है वो सुनो। सबसे पहला हमने लिखा है कार्बोनेट, तो इसका मैं आपको बहुत खतरनाक एग्जांपल देता हूं। ये क्लास होने के बाद में आप एक काम करना, चाहिए तो भले पॉज करके ही कर लेना, दूसरा टैब खोलना अपने इंटरनेट में, वहां पे लिखना कोरल रीफ। आप क्या लिखोगे? कोरल रीफ, REEF। ये चीज क्या है? समुद्र में आपको ऐसा लगेगा कि यार पेड़ पौधे हैं बहुत सुंदर सुंदर से, लेकिन वो दरअसल पेड़ पौधे नहीं है। आप देख लेना एक बार। और उनमें क्या होता है, कार्बोनेट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, कार्बोनेट होता है उसमें बहुत ज्यादा। और वो जब बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मर जाते हैं ना जब वो, तो क्या होता है, वो कार्बोनेट सारा वहां इकट्ठा हो जाता है। अब कार्बोनेट तो क्या है, एक तरह से आयन आके जुड़ेगा। अब कार्बोनेट के आगे कुछ भी हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। ऐसे कार्बोनेट कहने का मतलब ये है कि कार्बन वाली चीज, CO3 ऊपर आयन है, उसके ऊपर चार्ज है कुछ ना कुछ, तो ये वहां इकट्ठे हो जाते हैं। और ये इतने तक इकट्ठे हो जाते हैं कि आइलैंड बन जाता है, टापू बन जाता है इनसे। अब आपको लग रहा होगा मैं मजाक ही कर रहा हूं, लेकिन इसीलिए कह रहा हूं, देखना अपने बल्कि जो है अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप, वहां पे भी काफी सारी ऐसी जगह है जहां पर ये कोरल आइलैंड बने हुए, इनको बोलते ही कोरल आइलैंड है। खतरनाक चीज है, देखो कार्बन का कितना इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद है हमारे पास में जीवाश्म ईंधन, कोयला पेट्रोल। ये तो बता दो कोई बचा हुआ है क्या इससे? कोयला सब काम में लेते हो आप, पेट्रोल सब जलाते हो, डीजल सब जलाते हो आपके सब। जीवाश्म ईंधन यही चीजें हैं। और ये क्या है असल में, पुराने लाखों अरबों करोड़ों साल पहले क्या हुआ कि ना बहुत सारे जानवर, वो आपने आइस एज पिक्चर देखी होगी हाथी वाली, मस्त हंसी मजाक वाली पिक्चर है, तो वो आइस एज मतलब वही दिखाया है लाखों साल पहले की बात। अब वो क्या हुआ, वो सारे के सारे मर गए, जानवर, पेड़ पौधे, और कुछ हुई तबाही पृथ्वी पे। वो सब ऐसे पृथ्वी के अंदर चले गए, ऊपर ऊपर उनके बर्फ बर्फ जम गई, और ऊपर बाकी चीजें आ गई, पहाड़ वहाड़ आ गए उनके। तो हुआ क्या, वो अंदर गए ना, जब प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ गया उनके ऊपर, टेम्परेचर अंदर काफी ज्यादा हो गया, तो वो किस में बदल गए, जीवाश्म ईंधन में, या फॉसिल फ्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, उसमें कन्वर्ट हो गए। लाखों सालों में वो फॉसिल फ्यूल बन गए। अब हम खड्डा खोदते हैं तो हमको फ्यूल की तरह निकाल लेते हैं, उसको हम काम में ले रहे हैं, और हम इसीलिए बोलते हैं कि वो खत्म हो जाएंगे एक दिन। और आपको ये और नहीं पता होगा कि जैसे अपन बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्म हो रही है पृथ्वी, तो उसमें एक और चीज है, हमारे जो बर्फ जमी हुई है ना अंटार्कटिका पे और आर्कटिक पर ऊपर,
तो उधर वो दोनों जो बर्फ है वो पिघल रही है बर्फ, और उस बर्फ के नीचे भी ये है जीवाश्म ईंधन। और अगर ये और बाहर आ गया ना तो पता है क्या होगा, पृथ्वी और ज्यादा गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऐसे गैसें वैसे स्टोर हो रखी है। समझ में आ रही है आपको ये बात? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब उसके अलावा वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वही दरअसल इसका रूप है। 0.3% मेन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। मेन बस यही गैस है 0.03%, 0.3 बोल रहा हूं मैं, सब बदल ही दिया मैंने तो। और आप सोचोगे कि यार सिर्फ यही क्यों बोल रहे हो, और भी तो है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो हो सकती है, या ऐसी कोई और गैस भी तो हो सकती है जिसमें कार्बन हो, मीथेन नहीं बोल रहे आप। तो देखो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बहुत ज्यादा है यार। बाकी गैसों में अगर कार्बन है भी ना तो वो ना के बराबर है। अपन एक लगभग ले रहे हैं कि यार लगभग कार्बन इतना सही है। चलो ये तो हो गई मोटी मोटी बात। कार्बन इतना कम होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे समझना। देखो क्या होता है यार, आप एक समझो बात कि जैसे मान लो किसी ने ना अपने गले में माला पहन रखी है, फूलों की माला, अलग अलग कलर के फूल है उसमें, और रोज है, गेंदा है, चमेली है, ऐसा है वैसा। अब वो फूलों को जोड़ने वाला क्या है? एक धागा है। तो अगर धागा नहीं हो तो माला हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो उसी तरह से अगर कार्बन नहीं हो ना तो हमारे चारों तरफ पता नहीं कितनी चीजें जो हम काम में ले रहे हैं वो हो ही नहीं सकती, यहां तक कि हम खुद भी नहीं हो सकते। और बोलो, ये बात जब मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तब साबित भी करूंगा। लेकिन अभी आप सुनो कि कार्बन कहां कहां पर मौजूद है। तो कार्बन मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले एक जैसे बेसिक चीज ले रहे हैं, फोन जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, आपके हाथ में जो फोन है, वो लैपटॉप जो आप चला रहे हो, वो इनमें जितना भी प्लास्टिक है उसमें कार्बन है। प्लास्टिक का जो भी आपने पहना है, यहां तक कि कपड़ों में भी सिंथेटिक फाइबर यूज होते हैं, वहां पे भी हो सकता है कार्बन हो। हम खाना जो खा रहे हैं उसमें ग्लूकोज की बहुत ज्यादा मात्रा अपन लेते हैं। जैसे आप मान लो ग्लूकोज क्या है हमारे पास, रोटी से ग्लूकोज मिलता है, ब्रेड से ग्लूकोज मिलता है अपने को। ग्लूकोज का सूत्र में ही कार्बन है, शक्कर के सूत्र में कार्बन है। नहीं हो तो आप बोलो, जो आप वो गन्ना खा रहे हो उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ करके बैठा है। सांस जो आप छोड़ रहे हो उसमें कार्बन है। प्लास्टिक की जो भी चीज आप यूज कर रहे हो ना, थैली है, पॉलिथीन है, बाल्टी है, मग्गा है, डब्बा है, डब्बी है, पंखा है, कुछ भी है, क्या है उसमें कार्बन काम में आ रहा है। कार्बन क्या कर रहा है? बाकियों को जोड़ के बैठा है। अरे सिर्फ यही नहीं, गाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक अगर आप उड़ा रहे हो ना उसमें कार्बन लगा हुआ है। अब कार्बन है कम, बांध के बैठा हुआ है दूसरों को। और एक और इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं दिखा ही रहा हूं आपको, कोई भी दवाई आती है ना आपके घर पे, कोई भी डिस्परिन है, या कोई भी सर दर्द की है, कोई बुखार की है, कोई पेट खराब होने की है, उसका सूत्र आप चेक करो इंटरनेट पे कभी जाकर के, लिखो कि भाई उसका नाम लिख दो दवाई का, फिर आगे लिखो केमिकल फॉर्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर लिख दो उसका, दिमाग खराब हो जाएगा, इतना बड़ा फॉर्मूला आता है। तो मतलब जो फार्मास्यूटिकल्स की पूरी इंडस्ट्री है, पूरी की पूरी कंपनी है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी पर तो टिकी हुई है। कार्बन नहीं हो तो संभव ही नहीं है भाई। और ये सोचो, आपका शरीर, मेरा शरीर, पेड़ पौधों का, जानवरों का, कीड़े मकोड़ों का, सबका एक एक जो कोशिका है ना, एक एक कोशिका, उसमें हजारों लाखों कार्बन हो सकते हैं एक कोशिका में, इतना छोटा है कार्बन। और हर एक आरएनए, डीएनए तो देखा है ना यार आपने, डीएनए कैसा होता है, ऐसे बनाते हैं डीएनए को, ऐसे देखा है ना, पिक्चरों में भी दिखाते रहते हैं। तो ये डीएनए में भी कार्बन है भाई, कार्बन। आरएनए, डीएनए या जो भी बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें, प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं, कार्बन के बिना भाई क्या सोचोगे, कार्बन के बिना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है मैंने ये बात क्लियर कर दी कि यार कार्बन सच में बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो अब अपन चैप्टर के अंदर गोता मार लेते हैं, क्या बोलते हो? ठीक है चलो आ जाओ। तो अब आप सोचोगे ये छोड़ दिया मैंने, ये अभी काम आएगा अपने को, देखो इधर आगे। अब बात यह है कि कार्बन इतना कम है लेकिन सबको बांध करके बैठा है। तो बांध करके बैठा है तो कोई तरह का इसने रासायनिक आबंध बना रखा है कि नहीं, केमिकल बॉन्ड बना रखा है अलग अलग तत्वों के साथ में। तो फिर वो केमिकल बॉन्ड कौन सा है? तो कार्बन का जो रासायनिक आबंध है दोस्तों, वो है सहसंयोजी आबंध। क्या है? अब हमें ये आबंध समझना है, लेकिन उससे पहले फिर एक आइडिया ऐसे ले लेना कि यार हम तो एक तरह का आबंध देख रहे हैं यहाँ पे, और कौन से आबंध होते हैं। तो वैसे सेकंड थर्ड चैप्टर है जो अपना, वहां पे जिक्र हुआ है कि जो केमिकल हमारे बॉन्ड बनते हैं, रासायनिक आबंध, वो हमें जो अभी सिखा रहे हैं वो दो तरह के बता रहे हैं, और भी तरह के होते हैं जो कि हमें आगे वाली कक्षाओं में सिखाएंगे। तो एक तो हो गया हमारा सहसंयोजी आबंध जो हमें यहां समझना है। जो दूसरा है दोस्तों वो है हमारा
आयनिक आबंध। अब जो हमारा सहसंयोजी आबंध है उससे पहले मैं आपको आयनिक बता रहा हूं, ये सिंपल है, लेकिन अभी ध्यान रखना कि अभी जो ये वाला है ना आयनिक, ये हमें इस चैप्टर में कोई खास काम नहीं आने वाला, बस कंपैरिजन में हेल्प करेगा। बहुत सिंपल लॉजिक है। देखो आयनिक शब्द से तोड़ो आप, आयन से मतलब है इसका। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि क्या होता है, जैसे मान लो सोडियम और क्लोराइड का सबसे फेमस और सबसे सिंपल एग्जांपल है, और एक क्लोरीन। क्या होता है कि सोडियम के पास में कुल इलेक्ट्रॉन जो है ना वो होते हैं 11, लेकिन बात वही है, अगर विन्यास देखें हम इसका इलेक्ट्रॉनिक तो 2,8,1 हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब बस ये है कि इसके पास ज्यादा होता है। तो पहले अभी इस अवस्था में, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन अगर देखें तो वो भी कितने हैं 11, ये 9वीं क्लास का साइंस है, जो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन, अभी इसकी कंडीशन देखो, 11 प्लस और 11 माइनस, इसका कुल चार्ज कितना है, उस पर आवेश कितना है वो देखो आप अभी। तो आवेश है इस पर +11 -11 कितना 0। तो इसीलिए इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं हमने, 1 2 प्लस -3 1 4 कुछ नहीं लिखा। क्लोरीन की भी बात करें तो इसके पास क्या है, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 इसके पास में क्या है, प्रोटॉन्स हैं। तो अगर इस पर भी आवेश की बात करें तो ये है +17 -17, तो कुल कितना आवेश है इस पर भी 0। लेकिन अभी क्या होगा देखो, थोड़ी सी देर में ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना ये क्लोरीन को दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसके हिसाब से देखोगे तो 2,8,7 है। तो आखिरी कोश में अगर 8 हो जाए तो इसका भला है, जो कि है नहीं अभी इसके पास में। तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम, इसको सोडियम बोले यार मेरे को नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो आप ले जाओ, मैं तो बाहर छोड़ रहा हूँ। क्लोरीन बोल रहा है मेरे को चाहिए, मेरे को, आके जाके पकड़ लेगा उसको। तो अब देखो क्या हुआ, अब क्या कंडीशन हो गई, इस चीज को यहां समझो। यार ये डायग्राम तंग कर रहा है यहाँ पे, चलो मैं यहां समझाता हूं, कोई बात नहीं। देखो अब क्या कंडीशन हो गई कि सोडियम के पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो हो गए 10, लेकिन प्रोटॉन में तो कोई दिक्कत हुई नहीं ना, प्रोटॉन तो 11 के 11 है। अब अगर इस पर आवेश देखें, नेट आवेश, तो नेट आवेश अब कितना है इस पर, 11 प्लस माइनस का 10, तो कुल कितना आवेश आ गया इस पे। प्लस ऊपर नहीं लिखना होता, आगे लिखना होता है अपने को ऐसे समझने के लिए। तो प्लस का 1 आ गया, इसीलिए इसके ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, सोडियम +1 बन गया। और उसी तरह से अगर आप इसको देखो, इसको क्लोरीन को, तो आप लिखोगे कि क्लोरीन के पास अब प्रोटॉन की अगर बात देखें तो प्रोटीन है इसके पास में 17 ही है। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात देखें हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास एक ज्यादा हो गया 18 m। तो अगर आवेश इस पर भी आप नेट आवेश देखोगे तो नेट आवेश अब हो जाएगा -18 प्लस का 17। भाई इलेक्ट्रॉन पर है ना माइनस चार्ज, तो -18 के आगे 17 के आगे प्लस, तो कितना बचा -1। इसीलिए क्लोरीन के ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, -1। मैं आपको क्यों बताई ये पूरी रामायण मैंने आपको क्यों बताई, प्लस और माइनस आपस में क्या करते हैं बताओ, प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये भी माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस और माइनस, देखो इसने सिंपली ये नहीं सोच के दिया कि वो मेरे से दोस्ती कर लेगा, इसने कहा यार आप ले जाओ आपको चाहिए तो। अब इसको फिर पता चला अरे मैं तो प्लस हो गया, उसको पता चला अरे मैं तो माइनस हो गया, तो प्लस और माइनस में तो अट्रैक्शन होता है, आके चिपक जाएंगे, तो वो बंध बन गया कि नहीं बन गया, तो वो हो गया हमारा आयनिक बंध। तो आयनिक बंध की परिभाषा हम क्या देंगे, वह रासायनिक आबंध जिसमें कि एक परमाणु में से एक, ऐसे बोलो, जिसमें एक परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है अपने अंदर से और कोई और परमाणु उसको ग्रहण कर लेता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों का निर्माण होता है, और उन आयनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण, जिसके फलस्वरूप हमारे इस बंध का निर्माण होता है, आयनिक बंध का निर्माण होता है। आई बात समझ में। और सहसंयोजी बंध पर आ रहे हैं अब अपन, मतलब ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक तरीका ये होता है क्लासिक जो फेमस है बहुत ज्यादा, MgCl2, CaCl2, या खूब सारे बंध हैं जो इस तरीके से बनते हैं। दूसरा तरीका जो हमें सिखाने के लिए बोला है हमारी किताब में वो है सहसंयोजी आबंध। तो सहसंयोजी आबंध क्या है वो देखो आप। सहसंयोजी आबंध में ये चक्कर नहीं होता पूरा का पूरा, जैसे मान लो कार्बन की ही बात कर रहे हैं अपन, कार्बन की यहाँ पे, तो जो कार्बन है ना वो इस अवस्था में नहीं है कि वो क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से। देखो कार्बन के पास यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे
कि पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। अभी कार्बन की क्या हालत है, कार्बन के पास में 6 प्रोटॉन है और 6 इसके पास में इलेक्ट्रॉन है। अगर नेट आवेश की बात करें इसके लिए हम, तो इसके पास जो नेट आवेश है वो है +6 - 6 बराबर 0। ये बात मानते हो आप? तो हम कह रहे हैं कि पहले केस में ये क्या करे, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है इस केस में 8 करने के लिए, तो क्या होगा, इसके पास जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अब हो जाएंगे 10, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, और प्रोटॉन तो इसके पास उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन तो बढ़ ही नहीं सकते कभी भी, तो प्रोटॉन उतने ही है। अब अगर आप इसके पास में नेट आवेश देखोगे इस पहली कंडीशन में, तो इसकी क्या हालत हो जाएगी, -10 + 6, इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, -4। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो पहली कंडीशन क्या है, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के आ जाए तो ये कैसा आयन बनाएगा, 4-। क्लियर हुई क्या है बात आपको? ये कैसा आयन बनाएगा हमारे पास में, 4- ऋणायन बनाएगा, ऋणायन। तो ऐसा कर सकता है। दूसरे केस में क्या पॉसिबिलिटी है इसके पास में, दूसरे केस में पॉसिबल है कि भाई ये क्या करे, 4 ले नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन जो बाहर है ना उनको निकाल दे बाहर, जाओ तुम तुम्हारा जानो। तो उस केस में क्या होगा, आप देखो इसके पास कुल प्रोटॉन तो अभी कितने रहेंगे, 6 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें अपन, तो कुल 6 थे जिसमें से 4 इसने दे दिए, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और उस केस में इसके पास नेट आवेश कितना होगा, +6 - 2, क्या बचेगा आपके पास में, +4। क्लियर हुई की बात आपके पास? नहीं। तो अब इसके पास दूसरे केस में कितना आवेश आ रहा है, C4+ धनायन, और इस केस में क्या है हमारे पास में, ऋणायन। तो ये दोनों केस संभव है क्या, मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूं, नहीं संभव है। वो समझना क्यों? पहले केस की अगर अपन बात करें, तो पहले केस में हम कह रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब आप ऐसे समझो, अंदर के जो 6 प्रोटॉन है ना, वो 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल के बैठे हैं। आप यूं समझो, जो अंदर प्लस है वो माइनस चार्ज को संभाल के बैठा है। या आप एक काम करो, प्रोटॉन जो है ना अंदर, सारे के सारे 6 प्रोटॉन इसके अंदर जो पड़े हैं, आप यूं समझो वो होते हैं मम्मी पापा, और जो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं बच्चे। तो 6 मम्मी पापा, मतलब मान लो 2 मम्मी पापा हो गए 3 बार, और 6 बच्चे हैं जिनके 2 बच्चे हैं। तो एक मम्मी पापा 2 बच्चों को, दूसरे मम्मी पापा 2 बच्चों को, तीसरे मम्मी पापा 2 बच्चों को संभाल के बैठे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, हम कह रहे हैं 4 और आ गए बच्चे, तो मम्मी पापा की हालत खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना? मम्मी पापा संभाल नहीं पाएंगे उनको। तो क्या होगा कि मतलब स्थायित्व जो है ना उसका चला जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आई आपको ये बात, कि एकदम वो कठोर रूप से स्थिर नहीं हो पाएगा, स्थिर नहीं हो पाएगा। तो पहला वाला जो केस है वो संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि जो परमाणु है वो अस्थायी हो जाएगा। मतलब हमारी किताब में भी अगर मैं एग्जैक्टली आपको शब्द लेकर के बोलूं तो लिखा है धारण करना मुश्किल हो सकता है। 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है, ऐसे लिखा है इन्होंने। मतलब स्टेबिलिटी जो है उसकी चली जाएगी, तो ये संभव नहीं है, अंदर वाले प्रोटॉन उसको संभाल नहीं सकते। दूसरे केस की बात अगर करें ना तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। समझना कैसे, देखो मैं आपको बच्चों वाले एग्जाम्पल समझा रहा हूं। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, आप बोल रहे हो चारों निकाल दो इस वाले केस में, तो चलो मान लो पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ठीक है। इस चीज को वैसे हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये 12वीं कक्षा का आपका 11वीं 12वीं का टॉपिक है, लेकिन अभी बस सुन लो। तो इसका पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो मान लो एक बच्चा गुम हो गया मम्मी पापा का, तो टेंशन में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो बाकी बच्चों को तो वो टाइट करके रख देंगे, तो दूसरा बच्चा गुम करने में तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, होने नहीं देंगे। और चलो भूले बिसरे अगर मान लो आपने दूसरा बच्चा भी गायब कर लिया, योगी जी बैठे हैं ठीक है यूपी में, अभी हालत खराब कर देंगे सबकी वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अपन आगे बढ़ रहे हैं कि भाई पहला अगर बच्चा निकाल लिया आपने तो ठीक है, दूसरा तो संभव ही नहीं। चलो आपने और मशक्कत करके कर ही लिया, तो टेंशन में आ जाएंगे ना मम्मी पापा सारे, और 2 बच्चे कहाँ चले गए? तो 4 जो बच्चे बचेंगे उनको संभाल के रखेंगे कि नहीं? तो 2 और कैसे निकाल लोगे आप उसमें से?
मतलब बेसिक बात ऐसे समझो कि बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना तो मान लो आपका काम हो जाएगा 100-200 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दोगे उसको। कितना? 100-200 डिग्री? अरे हाँ सच में भाई, इतना ज्यादा है, उसको ऊष्मा ऊर्जा देनी पड़ेगी। दूसरा निकालोगे, तीसरा निकालोगे, जब चौथा निकालने जाओगे ना वो अड़ जाएगा भाई, देगा ही नहीं वो। क्यों? क्योंकि जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन या चौथा इलेक्ट्रॉन जब आप निकालने जाओगे तो कार्बन पहले से ही क्या बन चुका होगा, 3+3 तो निकल चुके होंगे उसमें से, और वो फिर इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके बैठा है। तो ये इसको बहुत ज्यादा मजबूती से पकड़ के आने नहीं देगा, उसको जाने नहीं देगा बाहर। तो आपको पता है हजारों डिग्री सेल्सियस की गर्मी वाली जितनी इसको ऊष्मा जब प्रोवाइड कराओगे तो छोड़ेगा ये। हजारों लाओगे कहां से? सूरज पे तो 5000 डिग्री सेल्सियस है, क्या बातें कर रहे हो तुम। तो इतनी हीट हम इसको दे, इतनी ऊर्जा हम इसको दे नहीं सकते। और चलो एक बार के लिए मान लो आपने कर भी दिया, तो भी ये तो इतना वो अस्थायी रहेगा कि इसको जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा चिपक जाएगा। फिर तो आपको ऐसे डब्बे में एयर टाइट में बंद कर के रखना पड़ेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। समझ में आई क्या आपको बात? तो ये दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है। ये क्लियर हुई क्या आपको बात? ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? साझा करता है। क्या करता है? साझा। साझा करेंगे, साझा। तो इलेक्ट्रॉन करता है साझा। तो साझा कैसे? जैसे मान लो ये आप हो और ये अभी राखी आने वाली है, आपकी छोटी बहना है, ठीक है। और देखो यार ड्राइंग थोड़ी ऐसे ही बनती है मेरे से, लेकिन अब आप समझदार हो, आप लोग बड़े हो गए हो। तो इन दोनों को क्या हुआ, अभी राखी भी आने वाली है, फिर उसके बाद दिवाली आ जाएगी, फिर उसके बाद सर्दी आ जाएगी। तो हाँ, इनके पास ना एक ही कंबल है। ये नानी जी के घर घूमने गए हैं और वहां पे बहुत ज्यादा बच्चे आए हैं, ठीक है। तो कंबल एक ही है कुल मिला करके। अब ये कंबल है, मान लो है तुम जो भी है। हाँ यार ड्राइंग करते रहते हो। एक कंबल है, एक कंबल है, तो भी क्या वो बोले यार तू ले ले, बोल तू ले, नहीं ऐसे कैसे झगड़ा हो जाएगा। तो क्या करो फिर, शेयर कर लो। सही बात है ना, शेयर कर लो। तो शेयरिंग कर लेता है कार्बन भी। कैसे वो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो सिंपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अभी किसका, CH4 का, मीथेन का, जो प्राकृतिक गैस है, जो हम पहले भी समझ चुके हैं कि क्या होगा। एक कार्बन आएगा यहां से, मान लो ये एक कार्बन बीच में पड़ा है, एक कार्बन का अणु है, और मैं ऐसे ही बना रहा हूं, आप समझ जाना कि ये कार्बन का अणु है। इसमें केवल बाहर वाला ही हम लोग शेल बना रहे हैं, अंदर वाला नहीं बना रहे। एक हाइड्रोजन आ जाएगा इधर से, एक हाइड्रोजन आ जाएगा इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से। हाइड्रोजन का क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, दूसरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तीसरा, चौथा, और कार्बन के तो 4 घूम ही रहे। तो हाइड्रोजन को लगेगा कि यार कार्बन के 4 घूम रहे इलेक्ट्रॉन, उनमें से 4 में से एक मेरे को दे दिया है कार्बन ने, खुशी खुशी दिया, किसी ने किसी को नहीं है। ये कंबल नानी जी का ही है, दिया किसी ने किसी को नहीं है, ठीक है। बस ये है, तुम दोनों को लग रहा है कि तुम दोनों साथ में लेके बैठ गए, तो उसको लग रहा है वाह यार भाई ने मेरे को दे दिया, बहन को लग रहा है वाह यार, मतलब बहन को लग रहा है भाई ने, ऐसे लग रहा है, मतलब दोनों को दिया किसी ने किसी को नहीं है। कंबल है, बस वहीं रहेगा वो। तो कंबल है, ये आए हैं। हाइड्रोजन को लग रहा है कि कार्बन ने एक एक हमको दे दिया, कार्बन को लग रहा है यार चारों हाइड्रोजन मिलकर के मेरे को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो यार बहुत खुशी की बात है यार। समझ गए क्या? तो ये एक बेसिक आइडिया है इसको, जो कि मैं आगे एक्सटेंड करने वाला हूँ, आगे आपको और चीजें समझाने वाला हूँ। तो एक बार परिभाषा सुन लो सहसंयोजी आबंध की। तो परिभाषा है इसकी कि वह आबंध जिसमें क्या होता है, 2 जो परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म, एक या एक से ज्यादा। इलेक्ट्रॉन युग्म बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। देखो एक हाइड्रोजन तो यहां आया है और एक कार्बन है, तो इन दोनों के बीच में एक जोड़े की शेयरिंग हुई है ना, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, तो जोड़ा शेयर हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या होता है, साझा करते हैं। तो उस बंध को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, वीडियो लंबे होते जाएंगे ऐसे, तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी। नोट्स आपको मिलेंगे इस चैप्टर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये कान खोल के, आंख भेजा खोल के समझना है अच्छे से, ठीक है। तो आप बस समझो बहुत अच्छे से। नेक्स्ट जो वीडियो होगा, जो लेसन होगा, उसमें हम ये दोनों टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं, पूरी प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह के साथ में। अच्छा लगा है, क्या करना है, शेयर कमेंट जो आप करते हो
छोटा सा होमवर्क है आज आपका, होमवर्क मैं सबको दूंगा जो लास्ट तक वीडियो देख रहा है, जिंदगी बदल देंगे यार आपकी। देखो होमवर्क क्या है, आपको सीखना है इंटरनेट पर जाकर के कि प्लास्टिक की जो थैली लेके घूमते हो ना वो कैसे बनती है, थोड़ा आइडिया ले लेना। जो भी ये काम कर ले कमेंट्स में लिख करके बताना। मिलता हूं आपसे, थैंक यू सो मच।